हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखेंगे स्टीम टरबाइन का लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि स्टीम टरबाइन में हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है ये लुब्रिकेशन सिस्टम, कितने तरह के ऑयल सिस्टम होते हैं, ठीक है। और पूरे ये इस सिस्टम के लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है, इसका क्या काम है, इस लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या पर्पज है, ठीक है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। टरबाइन लुब्रिकेशन से रिलेटेड हर एक चीज जो है वो आपका इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। पूरा आपका बेसिक जो है लुब्रिकेशन सिस्टम का वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम इन स्टीम टरबाइन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टीम टरबाइन को दिखाया गया है। तो ये स्टीम टरबाइन का आप साफ्ट देखेंगे तो इसके ऊपर आपका तरह तरह के बियरिंग जो है वो माउंटेड रहते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा स्टीम टरबाइन जब लोड में रहता है तो हाई आरपीएम यानी कि हाई स्पीड में जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बियरिंग लगे होते हैं, ठीक है, इसी बियरिंग में जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे ऑयल सप्लाई किया जाता है एक सिस्टम के द्वारा, ठीक है। एक सिस्टम के द्वारा क्लोज लूप जो है वो बनाया जाता है ताकि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में और सफिशिएंट प्रेशर के साथ कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑयल जो है वो सप्लाई होता रहे, ठीक है। यानी कि ऑयल के द्वारा वो बियरिंग्स जो है वो लुब्रिकेट होता रहे। ओके, तो उसी सिस्टम को कहा जाता है ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम का, तो उसका पर्पज हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई एक शाफ्ट है, जैसे कि आप जानते हैं कि टरबाइन जो होता है वो हाई लोड में हाई आरपीएम के साथ जो है वो रोटेट करता है, और टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो देखेंगे इसको जो रोटेशन को सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो है तरह तरह के बियरिंग मिलेंगे, कुछ जनरल बियरिंग मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको थ्रस्ट बियरिंग मिलेगा। तो कोई चीज मान लीजिए जैसे कि हाई आरपीएम में ये घूम रहा है, जैसे मैं इसी को शाफ्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हाई आरपीएम के साथ अगर बियरिंग में माउंटेड है और ये घूम रहा है, ठीक है, तो जितना ये ज्यादा स्पीड में घूमेगा तो क्या करेगा, ये घिसेगा, ठीक है, वहां पे हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो बियरिंग खराब हो सकते हैं, ठीक है, आपका शाफ्ट खराब हो सकता है। और चूंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर शाफ्ट खराब हो जाए या बियरिंग खराब हो जाए तो एक हाई जो है या ब्रेकडाउन आ सकता है, ठीक है। और अगर शाफ्ट खराब हो जाए तो एक जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल जो है वो सिचुएशन आ सकता है। टरबाइन जो होता है वो हमारे करोड़ों का होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है वो लॉस हो जाएगा। ओके, तो उसी चीजों से बचने के लिए, यानी कि जो हमारा टरबाइन जो है वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है, वहां पर जो भी फ्रिक्शन हो रहा है, जो भी हीट जनरेट हो रहा, ठीक है, बियरिंग और शाफ्ट के बीच में, तो उसको रिमूव करने के लिए ये लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। ओके, तो पहला जो पर्पस हो गया कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, जो शाफ्ट और बियरिंग के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, पहले काम तो हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इतना हद तक मिनिमाइज कर देते हैं कि ये आसानी से रोटेट करता है हाई आरपीएम में। ओके, दूसरा क्या इसका पर्पज होता है कि जब ये लोड में रोटेट करता है तो क्या होता है, इसमें जब ये रोड में रोटेट करेगा तो क्या होगा, जो जितना भी फ्रिक्शन रहेगा उसकी वजह से हीट कुछ जनरेट होंगे, साथ में इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम जो है वो सप्लाई होता है टरबाइन को घुमाने के लिए। तो उस हीट के जरिए पूरा शाफ्ट जो है वो गर्म होता है और उसके जरिए जो है बियरिंग्स भी गर्म होता है, तो उसको कूल करने का भी काम करता है लुब्रिकेशन सिस्टम। तो यानी कि हीट डिसिपेशन का भी काम करता है। ओके, यानी कि हीट को एक तरह से कैरी करके ले जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि आपका तीसरा इसका क्या काम है कि जब ये रोटेट करता है और जब ऑयल सप्लाई होता है तो कई सारे लाइन में जो होते हैं वो मेटेलिक पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं जिसको डेब्रिस पार्टिकल कहा जाता है, तो वो भी जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से लाइन में ना रह जाए, तो वो एक तरह से फ्लशिंग का भी हमारा ऑयल चूंकि कंटिन्यू जो है वो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है और फिर से ये यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो एक तरह का फ्लशिंग का भी काम हो जाता है, ठीक है। तो ऑयल फ्लशिंग हो जाता है, ठीक है, जिसके जरिए जो डेब्रिस पार्टिकल जो होते हैं वो वहां से रिमूव हो जाता है। और एट द लास्ट जो होता है प्रॉपर लुब्रिकेशन से हमारा टरबाइन जो है वो स्मूथ चलेगी। ओके, तो एक तरह से स्मूथ रनिंग के लिए भी हमारा जो लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मेन पर्पज हो गया लुब्रिकेशन सिस्टम का। ओके, अब पूरे जो आप देखेंगे इस स्टीम टरबाइन में लुब्रिकेशन सिस्टम वो तीन तरह के आपको मिलेंगे, यानी कि अगर हम टाइप्स ऑफ ऑयल सिस्टम की बात कर ले पूरे लुब्रिकेशन सिस्टम का तो तीन टाइप्स हो जाता है। एक होता है कि टरबाइन में
जो आपका लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम होता है, यानी पहला जो हो गया LOS यानी कि लूब ऑयल सिस्टम, जो टरबाइन के लिए प्रॉपर जो इसमें बियरिंग्स लगे हुए हैं तरह तरह का, उसमें सप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है गवर्निंग सिस्टम के लिए, जिसको हम लोग कंट्रोल ऑयल सिस्टम या गवर्निंग ऑयल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है JOS यानी कि जेकिंग ऑयल सिस्टम। ठीक है, तो तीन मेन तरह के यहाँ पे ऑयल सिस्टम हो गए। ओके, तो ये तीनों सिस्टम में ऑयल को प्रोवाइड किया जाता है और ऑयल का सप्लाई जो होता है वो एक ही जो है वो जोन से होता है। ठीक है, यानी एक टैंक में ऑयल जो रहेगा और वहीं से आपका पूरा जो है हर एक सिस्टम के लिए ऑयल जो होगा वो प्रोवाइड होगा एक निश्चित प्रेशर के साथ। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि LOS के बारे में, यानी कि जो टरबाइन में लुब्रिकेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, हमारा मोटिव क्या है कि जो हमारा ये टरबाइन जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो लोड में हो या इवन कभी अगर टरबाइन बंद भी हो जाता है तो कुछ सर्टेन पीरियड तक वो इनर्शिया के कारण वो रोटेशन में रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपका टरबाइन को लुब्रिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो टरबाइन के बियरिंग जो होंगे वो सीज हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए लुब्रिकेशन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में एनी हाउ होना चाहिए। तो हमारा मोटिव जो है कि ये जो बियरिंग्स है उसमें लुब्रिकेशन जो है वो ऑयल जो है वो सप्लाई होता रहे। ठीक है, तो एक हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके जरिए जो है यहाँ पे ऑयल जो है वो सप्लाई होता रहे। ओके, तो इसके लिए एक जो सिस्टम बना रहता है उसको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं क्या वो सिस्टम है और क्या क्या इक्विपमेंट जो है वो लगे रहते हैं। तो देखिए, हमें ऑयल सप्लाई करना है, तो ऑयल जो सप्लाई होगा वो एक हम पहले टैंक में ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक टैंक को दिखाया है जिसमें एक निश्चित लेवल पे ऑयल को मेंटेन किया जाता है, अराउंड जो 60% जो है लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर आपको एक गेज गिलास फिजिकली मिल जाएगा, आप साइड में भी जाके देख सकते हैं, या यहाँ पर एक लेवल सेंसर भी लगा होता है जिसके जरिए आप DCS में भी देख सकते हैं कि कितना आपके जो है ऑयल टैंक में लेवल है। ओके, अब चूंकि तीनों सिस्टम के लिए जो ऑयल जो है वो यहीं से प्रोवाइड होता है, इसलिए इस टैंक को MOT यानी कि मेन ऑयल टैंक जो है वो कहा जाता है। ओके, अब देखिए, ये जो टैंक आप देखेंगे तो जहां पर भी सिचुएटेड रहता है तो उसका जो सरफेस है, जो बॉटम पोर्शन होता है, वो एक तरफ आपको इंक्लाइन मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जैसा कि हम लोग समझे कि यहाँ पे जो ऑयल फ्लशिंग होता है, जो डेब्रिस पार्टिकल जो आते हैं और ये रिटर्न लाइन में आएंगे तो MOT में आएगा, तो MOT में वो नीचे सेटल हो जाए और एक निश्चित पाथ के जरिए यानी डाउन साइड में वो आ जाएंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो सके। ठीक है, और यही से जुड़ा रहता है हमारा ऑयल प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ओके, जनरली आपका ऑयल सेंट्रीफ्यूज जो है वो लगा होता है। ओके, तो इसके जरिए हमारा ऑयल जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है और जितने भी डेब्रिस पार्टिकल जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और प्यूरिफिकेशन किया हुआ जो ऑयल है वो यहाँ से फिर से टैंक में ले लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या इक्विपमेंट लगा रहता है, तो ये एक तरह का होता है इलेक्ट्रिक हीटर, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है। तो एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर जो हम लोग ऑयल सप्लाई करते हैं तो उसका एक निश्चित क्वालिटी, एक निश्चित टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए, क्वालिटी के लिए तो यहाँ पर हमारा जो भी डेब्रिस पार्टिकल है वो उसके लिए ऑयल सेंट्रीफ्यूज जो है वो मेंटेन कर दिया। ठीक है, ऑयल को प्यूरिफाई कर दिया। उसके बाद जो है टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो जब कभी भी अगर मान लीजिए प्लांट शटडाउन कंडीशन में है और जब कभी स्टार्ट किया जाता है यानी कोल्ड स्टार्टअप जब होता है प्लांट का, तो उस कंडीशन में ऑयल का टेम्परेचर जो होता है वो काफी कम होता है और ऑयल का एक टेम्परेचर जो है वो एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, अराउंड 45 के आसपास मेंटेन किया जाता है, ये बेस्ट माना जाता है। ओके, तो उसमें जो लुब्रिकेशन जो होता है ना वो प्रॉपर होता है। ओके, तो इसलिए मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा है, 35 डिग्री आ गया, 32 डिग्री आ गया, ठीक है, जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के भी ऊपर डिपेंड करेगा, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन करके ऑयल को गर्म कर लिया जाता है। ठीक है, और उसका एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो ऑयल जो सप्लाई किया जाता है, तो ऑयल को सप्लाई करने के लिए तरह तरह के आपको पंप दिखेंगे। ओके, अब यहाँ से हमको जो ऑयल है वो यहाँ के बियरिंग में पहुंचाना है तो एक निश्चित प्रेशर में पहुंचाना होगा, इसलिए यहाँ पे आपको कई सारे जो है वो पंप मिलेंगे। चूंकि हमें कंटिन्यूअस बेसिस पे चाहिए, ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम टरबाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम को टरबाइन का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, अगर ये लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं होगा तो टरबाइन चल ही नहीं पाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कई सारे आपको पंप मिलेंगे ताकि एनी हाउ किसी भी पंप में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो दूसरा पंप जो है वो स्टार्ट हो जाए। जैसे कि आपको एक पंप मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं MOP। ठीक है, दूसरा जो है वो होता है, उसको कहा जाता है AOP। ठीक है, MOP मतलब मेन ऑयल पंप, AOP का मतलब होता है ऑक्सिलरी ऑयल पंप,
और एक आपको पंप मिलेगा जो कि डीसी ड्रिवन होता है, यानी कि इसमें बैटरी सप्लाई जो है वो दिया जाता है इनकेस कभी इमरजेंसी आ जाए और ये दोनों पंप ना चल पाए, एसी पावर अवेलेबल ना हो, तो डीसी पावर के जरिए इसको इमरजेंसी केस में, जैसे कि नाम ही है इमरजेंसी ऑयल पंप, इमरजेंसी केस में इसका यूटिलाइज जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम जो है और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको कई सारे प्लांटों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। जैसे कहीं कहीं पर आपको इसको एमओपी नहीं, दोनों को एओपी कहा जाता है, एओपी 1 या एओपी 2 कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर आपको ये मोटर ड्रिवन भी मिल सकते हैं, कहीं पे आपको टर्बो ड्रिवन भी मिल सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग सिंपली समझ रहे हैं वो मोटर ड्रिवन समझ रहे हैं, यानी कि मोटर के जरिए जो है ये पंप जो है वो रोटेट करेगा या पंपिंग करेगा। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए इस पंप के जरिए जो हमारा ऑयल जो है वो ये आगे की ओर जाता है। इसी पंप के आप आउटलेट में देखेंगे तो एक रिटर्न लाइन होता है जिसमें पीआरवी लगा होता है। ओके, पीआरवी यानी कि प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इन केस पंप चालू किया और लाइन जो है वो प्रेशराइज हो गया, ठीक है, एक सर्टेन जो यहाँ पे सेट पॉइंट है उस सर्टेन सेट पॉइंट्स के ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, पीआरवी ऑपरेट होके जो हमारा ऑयल है वो फिर से रिटर्न लाइन यानी कि एमओटी में आ जाएगा, जिससे हमारा लाइन जो है प्रेशराइज नहीं होगा। इन केस मान लीजिए कि जो हमारा डिस्चार्ज जो प्रेशर है वो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है, तो उस समय पीआरवी को सेट करके जो डिजाइन जो प्रेशर है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और ये बार बार नहीं होता है, ये कभी मान लीजिए कोई मेजर शटडाउन होता है या कभी प्लांट स्टार्ट होता है तो उसी समय सेट कर दिया जाता है और इसको बार बार नहीं छेड़ा जाता। ठीक है, एक बार सेट हो गया उसी पे चलता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि हमें जो ऑयल जो है वो सप्लाई करना है यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर हम एक पंप जो है वो चालू कर लिए, मान लीजिए एमओपी जो है वो चालू कर लिए। ठीक है, तो रनिंग के दौरान एक पंप चालू कर लिया जाता है और सेफ्टी के लिए इसको ऑटो में रख लिया जाता है, इनकेस कभी बंद हो जाए तो ये चालू हो जाए। ओके, अब देखिए जैसे ही पंप चालू करते हैं तो ऑयल जो है वो आगे की ओर जाता है। आगे आपको मिलेगा सबसे पहले कूलर, यानी कि ऑयल को जैसा कि मैंने बताया कि एक निश्चित टेम्परेचर में भेजना है और जब ऑयल जो है वो यहाँ पे अपना वर्क करता है, ठीक है, तो हीट को कैरी करके लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिटर्न लाइन में आपका जो एमओटी में आता है उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, अराउंड 65 68 ऐसे अराउंड आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो जो रिटर्न जो हाई टेम्परेचर वाला ऑयल जो आया उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले कूल किया जाता है। कूल यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर 40 से लेकर 50 के बीच में मेंटेन किया जाता है। ओके, तो उसके लिए जो है वो ऑयल कूलर जो है वो लगा रहता है। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि 2 ऑयल कूलर लगे होते हैं और इस कूलर का डिजाइन ऐसा किया जाता है कि टरबाइन के फुल लोड में एक ही कूलर में हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, इनकेस कभी अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो दूसरा कूलर लाइन में लिया जाता है, या किसी में कुछ वर्क करवाना है, ठीक है, कुछ लीकेज का प्रॉब्लम आ गया, कुछ मेंटेनेंस करवाना है, तो उस केस में इसको आइसोलेट करके दूसरे को लाइन में लिया जाता है। ओके, अब ऑयल कूलर के बाद जो ऑयल है वो ऑयल फिल्टर पे पहुंचता है और वहां पर ऑयल जो है वो फिल्टर होता है, यानी कि उसमें जो भी माइक्रोन लेवल पे कुछ डेब्रिस पार्टिकल है तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं। अराउंड आपका 20 माइक्रोन इसका जो है वो फिल्टर जो है वो यहाँ पे होता है, यानी कि 20 माइक्रोन से ज्यादा, ठीक है, 20 माइक्रोन से ज्यादा अगर पार्टिकल साइज है, डेब्रिस साइज है, तो वो यहाँ पे फिल्टर में ट्रैप हो जाते हैं। ओके, तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि एक फिल्टर नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान एक ही फिल्टर जो है वो लाइन में रहता है, एक स्टैंड बाय में रहता है, तो अगर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसकी जो डीपी है वो हाई होने लगती है, तो यानी कि ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा एक फिल्टर जो है वो चोक हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसको लाइन में लेके इस तरह से यहाँ पर फिल्टर हो जाने के बाद ऑयल जो है वो फिर आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो अब हमारा ऑयल जो है इस पॉइंट में अब रेडी है किसी भी सिस्टम के लिए सप्लाई करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 आपको जो है वो जंक्शन मिलेंगे, यानी 3 पॉइंट आपको मिलेंगे जहां से डाइवर्ट जो है हमारा ऑयल होता है। तो सबसे पहली चीज की एलओएस यानी कि लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम के लिए जो हमारा ऑयल जो है वो सप्लाई होता है, एक हेडर में जाता है। ठीक है, और इसी के जरिए जो ऑयल जो है वो आपका टरबाइन में पहुंचता है और फिर इसी हेडर से आपका ओवरहेड टैंक भी जो है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे और फिर यहाँ से आपका ऑयल जो है वो आपका गवर्निंग ऑयल सिस्टम में पहुंचता है या कंट्रोल ऑयल सिस्टम में भी पहुंचता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो अगर ये एमओपी है जो हमने चालू किया उसका एक निश्चित प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर मिलेगा, तो अगर वो डिस्चार्ज प्रेशर इस गवर्निंग सिस्टम के लिए सफिशियंट है, ओके, मिल जा रहा, मान लीजिए गवर्निंग सिस्टम के लिए हमको जो प्रेशर चाहिए वो 9 से लेके 11 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। ओके, ये प्लांट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। तो सपोज मान लीजिए 9 से 10 kg है। ओके, और जितना हमें डिस्चार्ज में मिला वो इतना सफिशियंट है, इसके आउटलेट में यहाँ तक मिल जा रहा प्रेशर, तो यहाँ पे कोई भी पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप सुने होंगे ACOP यानी कि ऑक्सिलरी कंट्रोल ऑयल पंप,
तो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, कहीं कहीं पे आपको लगा हुआ मिलेगा, तो वैसा उस केस में होता है जब आपका डिस्चार्ज प्रेशर लो होता है, तो एक पंप लगा के एक डिस्चार्ज प्रेशर पाने के लिए यहाँ पर एक ACOP जो है वो लगा देते हैं। ओके, कहीं कहीं पर आप बड़े बड़े प्लांटों में देखेंगे तो पूरा गवर्निंग या कंट्रोल ऑयल सिस्टम के लिए पूरा यूनिट ही अलग होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से हमारा जो ऑयल जो जाता है, मान लीजिए यहाँ पे डिस्चार्ज में हमको 10 kg मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे हमको यहाँ पे जो हेडर में ऑयल जाएगा, और चूंकि हमको यहाँ पर जो ऑयल सप्लाई करना है एक निश्चित प्रेशर में करना है, तो यहाँ पर जो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल जो बियरिंग में लुब्रिकेट किया जाता है उसमें जो ऑयल जो सप्लाई किया जाता है वो लगभग 2.5 से लेके 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अराउंड किया जाता है। ओके, ये भी टरबाइन के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अप्रोक्स मान लीजिए कहीं पे 2.5 भी हो सकता है, कहीं पे 3 भी हो सकता है, कहीं पे 3.5 भी हो सकता है। ओके, तो मैं कोई भी एक मान लीजिए अप्रोक्स मैं 3 kg मान लेता हूँ, तो डिस्चार्ज में आपका 10 kg है और यहाँ पर 3 kg है, तो ये 3 kg कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर एक ओरिफिस लगा होता है, एडजस्टेबल ओरिफिस, इसी ओरिफिस को एडजस्ट करके ये डिजायर प्रेशर जो है वो पाया जाता है, ताकि एक निश्चित प्रेशर में यहाँ पे ऑयल जो है वो सप्लाई हो सके। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से हमारा ऑयल जो है वो यहाँ पे बियरिंग, सभी जो बियरिंग्स लगे हैं, जब हमारा टरबाइन बारिंग गियर में रहता है उस कंडीशन में भी ऑयल जो है ये यहीं से प्रोवाइड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक सिस्टम देखिए, यहाँ पर हमारा ओवरहेड टैंक जो है वो लगा होता है, तो इसका क्या पर्पज है देखिए। तो देखिए ये एक तरह का टरबाइन की सेफ्टी के लिए जो है वो लगाया जाता है। कैसे, तो देखिए मान लीजिए कि हमारा, जैसे कि हम लोग समझे कि टरबाइन में हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो एनी हाउ होना चाहिए, चाहे टरबाइन रनिंग कंडीशन में हो या कभी तुरंत अगर बंद हुआ है तो एक सर्टेन पीरियड तक तो उसे चाहिए ही चाहिए। ओके, तो इस कभी ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि मान लीजिए कि ये AC पावर जो है वो फेल हो गया, ठीक है, अब AC पावर फेल हो गया तो उस कंडीशन में हमारा EOP जो है वो चालू होना चाहिए, ठीक है। EOP जब चालू होगा तो ये इसका डिस्चार्ज लाइन में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन के जो प्रोवाइड होगा वो डायरेक्ट फिल्टर से पहले जुड़ा होगा, ठीक है। किसी किसी प्लांट में आप देखेंगे कि ऑयल कूलर के बाद और फिल्टर से पहले जुड़ा रहता है, किसी किसी प्लांटों में आप देखेंगे कि डायरेक्ट फिल्टर के बाद ही जोड़ के ऑयल जो है वो सप्लाई किया जाता है इमरजेंसी केस में, ठीक है। तो ये भी डिजाइन के बेसिस पे है, मैंने कई सारे प्लांटों में देखा है कि फिल्टर के बाद भी लगा होता है और फिल्टर के पहले भी लगा होता है, ठीक है, लेकिन कूलर से पहले नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से इसकी लाइन जो है वो जुड़ी रहती है और यहाँ से इमरजेंसी केस में जो है ऑयल जो है वो सप्लाई होता है। ओके, लेकिन ऐसा केस भी तो आ सकता है कि किसी कारण से यूपी भी जो है वो चालू ना हो, ठीक है, DC पावर अवेलेबल ना हो या कुछ भी अदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इश्यू जो है वो आ सकता है। तो उस केस में तो हमें टरबाइन में जो है वो लुब्रिकेशन चाहिए एक सर्टेन पीरियड के समय। मान लीजिए टरबाइन हमारा ट्रिप हुआ है तो टरबाइन हमारा हॉट कंडीशन में रहता है, तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए ये इमरजेंसी केस में चालू नहीं हुआ तो टरबाइन हमारा तुरंत सीज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ऑयल को हमारा एक सर्टेन पीरियड तक ऑयल जो है वो लुब्रिकेशन के लिए प्रोवाइड होता रहे, तो उसके लिए ओवरहेड टैंक जो है वो लगाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए होता क्या है इसमें कि जब कभी भी प्लांट को चालू किया जाता है तो सबसे पहले जो है वो ओवरहेड टैंक को फिलअप किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा ऑयल जो है वो आया, ठीक है, तो ऑयल जैसे ही हेडर पे पहुंचेगा तो सबसे पहले यहाँ पे ऑयल जो है वो ओवरहेड टैंक को फिलअप करेगा। यहाँ पर आपको देखेंगे इस लाइन में तो एक मैनुअल आइसोलेशन मिलेगा, एक आपको ओरिफिस मिलेगा और एक NRV मिलेगा। डिजाइन कुछ ऐसा किया जाता है कि जब इसे फिलअप करना है तो इसके जरिए हम फिलअप कर लेते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ओरिफिस के जरिए जो होता है वो ऑयल सर्कुलेशन इसमें होता रहता है। यहाँ पे साइड ग्लास लगा रहता है जिसके जरिए हम लोग देखते हैं कि ऑयल जो है इसमें रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान, इस ओरिफिस के जरिए नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हमारा ऑयल जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, यानी इसमें जो लेवल है वो मेंटेन है। ओके, तो शुरुआती तौर पे इस मैनुअल आइसोलेशन से हम लोग ऑयल टैंक को फिलअप कर लेते हैं और नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ओरिफिस के द्वारा इसमें ऑयल सर्कुलेट होता रहता है। ओके, अब मान लीजिए कि कोई टरबाइन जो है एक ऐसा कंडीशन में आ गया, यानी नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा, किसी कारण से बंद हो गया और उस कंडीशन में ये तीनों पंप जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो हेडर प्रेशर जो है वो यहाँ पे गिरेगा, यानी ऑयल सप्लाई जो है वो रुकेगा। तो ऑयल सप्लाई यानी कि यहाँ पे हेडर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो है वो ऑयल सप्लाई होगा, ठीक है। ये एक हाइट पे होता है, तो ग्रेविटी और कुछ हाइट के कारण जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होता है उस एनर्जी के द्वारा जो क्या होगा कि ऑयल जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ऑयल यहाँ से आके आपका इस NRV के थ्रू होकर आएगा, ठीक है। ऑयल इधर से नहीं आके आपका इस NRV का मतलब है कि ऑयल जो सप्लाई होगा वो इधर से होगा, ना कि इधर से होगा, ठीक है। तो ऑयल हमारा इस NRV के थ्रू होके इस हेडर में जाता है और यहाँ पर आपका ऑयल जो है वो आपका
जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है। अब ऑयल यहाँ पे नीचे ना आ जाए तो यहाँ पर भी आपका एनआरबी जो है एक लगा रहता है, तो वो इस साइड ना आ जाए। ओके, तो यहाँ पर ऑयल जो हमारा ओवरहेड टैंक के जरिए कुछ देर तक जो है वो सप्लाई होता है, ठीक है। अप्रोक्स मान लीजिए जब कभी ऐसा इमरजेंसी कंडीशन आता है तो 30 मिनट तक जो है ऑयल जो है वो सप्लाई हो जाता है। कुछ डिजाइन ऐसा किया जाता है कि 30 मिनट तक ऑयल जो है ओवरहेड टैंक से सप्लाई होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टरबाइन के लिए, इसलिए ये इमरजेंसी के लिए नहीं, एक्सट्रीम इमरजेंसी जब कंडीशन आता है, जब कभी यूपी फेल कर जाता है तो उस केस में इसका यूटिलाइज जो है वो किया जाता है, और ये जो है वो ऑटोमेटिक होता है। ओके, तो अब मान लीजिए नॉर्मली हम पंप के द्वारा जो ऑयल जो सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लूब ऑयल सिस्टम के लिए जो जाएगा टरबाइन में, तो यहाँ से एक निश्चित प्रेशर के साथ सभी बियरिंग में जो है वो चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने टरबाइन जनरेटर जो दिखाया है, तो उस टरबाइन का आरपीएम मैंने 3000 माना है, ठीक है, क्योंकि देखिए बीच में जो है वो कोई गियर बॉक्स नहीं है, टरबाइन का शाफ्ट और जो जनरेटर का शाफ्ट है वो नॉर्मली जो है वो जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3000 जो है वो आरपीएम है, यानी कि 2 पोल का ये जो है वो जनरेटर है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको टरबाइन का आरपीएम हाई मिलेगा, तो वहां पर उस आरपीएम को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे गियर बॉक्स बीच में लगाया रहता है और फिर इसके शाफ्ट को जोड़ा जाता है जनरेटर के साथ। ओके, तो उस गियर बॉक्स में भी ऑयल जो होता है वो इसी के साथ जो है वो सप्लाई किया जाता है, यानी यहीं से जो है सप्लाई होता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे सभी में जो ऑयल जो है वो सप्लाई होता है, तो फिर यहाँ पर लुब्रिकेट हो जाने के बाद वो जो होता है वो यहाँ से फिर रिटर्न लाइन में जाता है। ये जो डॉटेड रेड लाइन जो मैंने दिखाया है ये हॉट ऑयल है, ठीक है, यानी ये रिटर्न हो रहा है। अब ये रिटर्न होके कहाँ पे आएगा, तो हमारा एमओटी में आ जाएगा, ठीक है। इस रिटर्न लाइन में देखेंगे तो एक साइड ग्लास लगा रहता है, यानी कि ऑयल हमारा रिटर्निंग हो रहा है कि नहीं, सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं, वो इसके जरिए आप देख सकते हैं। ओके, अब चूंकि गर्म ऑयल जो है वो इस टैंक में आता है, तो यहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन होता है, तो उस वेपर को निकालने के लिए, स्टेक करने के लिए यहाँ पर एक फैन लगाया जाता है जिसको ओवीएफ कहा जाता है। ओके, यानी कि ऑयल वेपर एक्सट्रैक्शन फैन। ओके, जनरली आपको यहाँ पर एमओटी में 2 फैन आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने जस्ट टॉपिक को समझने के लिए यहाँ पर एक फैन को दिखाया है। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग ने टरबाइन लूब ऑयल सिस्टम को समझा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गवर्निंग ऑयल सिस्टम या कंट्रोल ऑयल सिस्टम और जेकिंग ऑयल सिस्टम को भी समझ लेंगे एक ही वीडियो में, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप सभी का ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, और एक चीज और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ जो ये लूब ऑयल प्रेशर है और जो ये कंट्रोल ऑयल जो प्रेशर है वो कितना मेंटेन करते हैं। ओके, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।